प्रीवियस क्लास में हमने आर को इंस्टॉल किया, आर स्टूडियो को इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो हमारे पास 4 स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन नंबर 1 2 3 4, इनके नेम क्या हैं और इनकी वर्किंग क्या है। यहाँ तक हमने इस पे वर्क कर लिया था। स्क्रीन नंबर 1, इसका नाम था इनपुट स्क्रीन, सॉरी, इसका नाम था स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 कंसोल, स्क्रीन नंबर 3 ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड स्क्रीन नंबर 4 पैकेजेस। तो मेरे पास जो पहली स्क्रीन है ये वाली, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। आप लोगों के माइक भी मैंने अलो कर दिए हैं। अगर जहाँ पे इशू हो तो आप माइक ओपन करके मुझे बता दिया करें। अच्छा, यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। मुजम्मल सईद साहब, सुहेब साहब, कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड? ओके। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें दोबारा रिवाइज करना चाहूँगा। 4 स्क्रीन्स के नेम हमने सीखे थे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक वर्ड सीखा था, हैशटैग। तो हैशटैग का मतलब होता है हेडिंग। जब भी हम आर में स्क्रीन नंबर 1 पे कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लाइंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कुछ लाइंस को हम कहते हैं कि ये हेडिंग्स हैं, ये नोट्स हैं या कमेंट्स हैं, और कुछ लाइंस को हम कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट्स हैं। तो ऐसी लाइन जो हैश टैग के साथ शुरू हो वो नोट्स होंगे, हेडिंग हो सकती है, कमेंट्स हो सकते हैं। ऐसी लाइन जो विदाउट हैश टैग होगी वो स्क्रिप्ट होगी। मसलन मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 5+5। अब देखें, जो मैंने हैश टैग के बगैर लाइन टाइप की, इसका कलर ब्लू है, और जो हैश टैग है वो ग्रीन कलर। अगर मैं इसे हैश टैग उतार दूँ तो ये भी देखें ब्लैक कलर में होगी। जो टेक्स्ट होगा वो ब्लैक कलर में होगा, जो डिजिट्स होंगे वो ब्लू कलर में होंगे। और अगर मैं इसके साथ हैशटैग लगा दूं तो ये अब हेडिंग्स बन गई है, नोट्स बन गए हैं, कमेंट्स बन गए हैं। तो आर हमेशा स्क्रिप्ट को रीड करेगा, यानी ऐसी लाइन जो हैशटैग के बगैर है। जो लाइन हैशटैग के साथ होगी आर उसको रीड नहीं करेगा। हमारे पास 4 स्क्रीन थी, स्क्रीन नंबर 1। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन नंबर 1। तो यहाँ पे हैशटैग का मतलब नंबर नहीं है, यहाँ पे मतलब है हेडिंग बना रहा हूँ मैं। फिर इसी तरह स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। 1 2 3 एंड 4। अब इनके स्पेसिफिक नेम भी थे, मैंने आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में। स्क्रीन नंबर 1 का जो नाम है वो है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। और स्क्रीन नंबर 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। एंड स्क्रीन नंबर 4 का नाम है प्लाट्स और पैकेजेस। प्लाट्स और पैकेजेस। इनकी वर्किंग भी हमने देखी थी कि ये वर्क कैसे करते हैं। स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, तो ये हमारे पास होगी इनपुट स्क्रीन। स्क्रीन नंबर 2 3 एंड 4, ये हमारे पास है आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन। स्क्रीन नंबर 1 इनपुट स्क्रीन, और स्क्रीन नंबर 2 3 एंड 4 आउटपुट स्क्रीन है। मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल
या एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ छोटा सा, या एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको इन 4 स्क्रीन्स की वर्किंग का आइडिया हो जाए। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, 5+5, ये मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है। अब चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि स्क्रीन नंबर 1 जो है ये इनपुट स्क्रीन है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। ये ऊपर मैंने जितनी भी लाइंस लिखी हैं ये स्क्रिप्ट्स नहीं हैं, ये तमाम लाइंस हेडिंग्स हैं, नोट्स हैं, कमेंट्स हैं, क्योंकि इनके साथ हैशटैग लिखा हुआ है, हैशटैग लगा हुआ है। तो आर इस लाइन को रीड नहीं करेगा, ये लाइंस हमारे लिए हैं, हेल्प के लिए हैं, गाइडलाइन के लिए हैं, या कुछ हमने हेडिंग्स बनाई हैं तो उसके लिए। मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब इसने मुझे रिस्पॉन्स किया स्क्रीन नंबर 2 में। ये देखें, ये मैंने कोड रन किया, इसकी आउटपुट यहाँ सॉरी ये यहाँ पे प्रोसेस हुआ, और इसकी आउटपुट शो हुई स्क्रीन नंबर 2 में। मैं एक और स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ आपके सामने यहीं पे, str is। आपने भी ये रन नहीं करना, आपने जस्ट वेट करना है, देखना है, अंडरस्टैंड करना है इसको। अब इसने मुझे रिजल्ट शो किए टेबल की फॉर्म में। तो स्क्रीन नंबर 2 में हमारे पास रिजल्ट शो होंगे पैराग्राफ की शक्ल में, वर्ड की शक्ल में, या टेबल की शक्ल में। अब मैं एक और स्क्रिप्ट आपके सामने रन कर रहा हूँ, डाटा आयरस, इसको रन किया। अब इसकी आउटपुट शो हुई मुझे स्क्रीन नंबर 3 में। देखें, स्क्रिप्ट मैंने रन किया स्क्रीन नंबर 1 में, ये यहाँ पे आई, इसकी कमांड यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, और इसकी आउटपुट शो होगी स्क्रीन नंबर 3 में। तो स्क्रीन नंबर 3 में ये शो हुआ हमारे पास डाटा की फॉर्म में। अगर आपके पास एक्सेल की शीट है, आपके पास पीडीएफ की फाइल है, या कोई भी डाटा फाइल है, तो वो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 4 पे। मैं एक और कोड आपके सामने रन कर रहा हूँ, प्लॉट आइरस। अब देखें, स्क्रिप्ट मैंने रन किया स्क्रीन नंबर 1 पे। ये स्क्रिप्ट जो है वो इस पे वर्क हुआ, या इस पे प्रोसेसिंग हुई स्क्रीन नंबर 2 पे, आर में, इंजन पे, और इसकी आउटपुट शो हुई मुझे स्क्रीन नंबर 4 पे। तो इसका मतलब यह है कि जो प्लॉट ग्राफ की जो आउटपुट होगी वो आपको शो होगी स्क्रीन नंबर 4 पे। डॉक्टर सिंगा, प्लीज ओपन योर माइक। Sir, today I'm going So, to sir. continue this class in Urdu. Can you understand Urdu? Okay, sir, no problem. I know something. I can understand. Thora thora. It's Okay, not too much, but yeah. ओके ओके। आप इसको ना कंटिन्यू करें। जहाँ पे इशू होगा ना, आप मुझे बेशक इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अगर आपको उर्दू समझ आ रही है तो गुड, ठीक है। और मैंने आपको एक मैसेज भी किया हुआ है कि मैं आपको ना जो बैच स्टार्ट हो रहा है 10 बजे ना, 10 बजे बांग्लादेश टाइम के मुताबिक, क्योंकि आपने कहा था कि वो टाइम मेरे लिए सूटेबल है, तो उसमें भी मैं ऐड आपको Mhm. कर दूंगा। अगर यहाँ पे आपके लिए सूटेबल है, आपको समझ आ रही है, तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। Okay, okay. But sir, I think for the next batch, maybe it will take time, like यस, 1 वीक, maybe 1 वीक। ओके। 1 week. हाँ, आप 1 वीक तक इसी में Oh. कंटिन्यू करें ना। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं, अगर समझ आ रही है, चीज़ें क्लियर हैं, Hmm. तो आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, sir. Okay, okay. क्योंकि मेरे पास और भी कुछ लोग बांग्लादेश से होते हैं, तो वो कहते हैं हमें उर्दू की समझ आ रही है, तो फिर वो उर्दू में ही कंटिन्यू कर लेते हैं। Okay, okay, okay. ओके। तो जहाँ पे नहीं समझ आई, आप बेशक माइक ओपन करके मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। Okay, sir. But sir, I didn't watch the second class, but I just opened the R Studio and there is three screen. Like there is not four screen that you are showing. ओके, नो Here is इशू। four screen. आप जस्ट यहाँ पे ना ये देखें, आपके पास अब मेरे पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं, हाँ सेम हाँ. टू सेम ऑन योर साइड। Yes, yes. There is a button, minimize and maximize on main screen. Okay. Click on this maximize button, it will show you 4 screens.
Okay, yes, sir. Yeah, it's now four नो यू screen. हैव फोर Okay, I got स्क्रीन्स. it. Yeah, ओके. yes. ओके. ओके. तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है इस स्टेप तक तो आप पूछ सकते हैं. अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन है Sir, हमारा, वर्किंग so डायरेक्टरी क्या should है? व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी? वर्किंग डायरेक्टरी मीन फोल्डर. आसान अल्फाज में वर्किंग डायरेक्टरी को हम बोलते हैं फोल्डर. आमतौर पे हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या पीसी में एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ पे हम एक जैसी फाइल्स, एक जैसा डाटा, एक जैसी पिक्चर्स वहाँ पे हम सेव कर सकें. सेम इसी तरह आर में भी हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं. अब चूँकि आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसकी अपनी वोकेबलरी है, अपनी टर्म्स हैं. तो आर की टर्म्स में उस फोल्डर को हम वर्किंग डायरेक्टरी बोल देते हैं. बस इतना सा फ़र्क है वो भी फोल्डर ही. अभी हम क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना है जो हमने आर में रहते हुए क्रिएट किया है. तो आर की ज़ुबान में हम इसको वर्किंग डायरेक्टरी बोल रहे हैं, आम हम उसको फोल्डर बोलते हैं. तमाम पार्टिसिपेंट अब स्टेप फॉलो करेंगे. आप लोग आ जाएं स्क्रीन नंबर 3 पे. तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ. यहाँ पे आपको ये कॉर्नर पे ना जहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है हिना पाकिस्तान डाटा, आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा प्रोजेक्ट नन. तमाम पार्टिसिपेंट प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा. अगर प्रोजेक्ट नन शो हो रहा है तो यस टाइप कर दें, या कुछ और तो टाइप हो शो हो रहा है तो आप वो टाइप करें ताकि उसके मुताबिक मैं आपको गाइड करूँ. प्रोजेक्ट नन. yes, sir. Project none. ओके. अब आपने प्रोजेक्ट नन पे क्लिक करना है. आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी. अब मेरे पास चूँकि ऑलरेडी बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं तो उन फोल्डर्स के नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं जो टॉप 10 हैं जिनको मैं कंटिन्यूसली यूज़ करता हूँ. आपके पास ये फोल्डर की लिस्ट नहीं शो हो रही होगी. आपने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे. न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें. आपसे ये पूछेगा कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं. अगर तो आपने इस पे जो वर्क किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है तो आप इसको बोलेंगे यस. अगर वो वर्क जस्ट रफ है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उसको सेव नहीं करना चाह रहे तो आप नो पे क्लिक करेंगे. लेकिन अगर आपने इस पर कोई वर्क नहीं किया हुआ तो आपके पास ये वाला पेज अपीयर होगा, न्यू प्रोजेक्ट विजिट. सब लोग कंफर्म करें आप इस पेज पे आ चुके हैं. Yes, sir. New project wizard. ओके. मौज़म सही साहब, आपके पास यहाँ पे आ रहा है बेसिक. तो आपने ये पहले से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है इसलिए आपके पास यहाँ पे बेसिक शो हो रहा है. तो अभी आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, उस बेसिक पे क्लिक करें. आपके पास ये वाला पेज अपीयर होगा. यहाँ पे अब आपने क्लिक करना है न्यू डायरेक्टरी पे. अब आपने क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे. आपके पास एक और पेज ओपन होगा जहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम रखना है. अब हमारा बैच है 16116, तो हम इसका नाम रख देते हैं बैच 116 ताकि हम बैच 116 से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी हम एनालिसिस करेंगे उसकी आउटपुट यहाँ पे सेव हो. उसके बाद नीचे बटन है ब्राउज़ का. आपने ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करना है और इसकी लोकेशन चूज़ करनी है कहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं. मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे क्योंकि ये सामने मिल जाएगा मुझे फ़ौरन. तो आप भी कोशिश करें कि अगर आपके पास डेस्कटॉप पे स्पेस अवेलेबल है तो आप इसको डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लें ताकि आपको इजीली मिल जाए. डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया. जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास आर का एक न्यू सेशन ओपन हो जाएगा. इस सेशन में अगेन आपके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं.
यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर किसी के पास वर्किंग डायरेक्टरी नहीं बनी या पीछे रह गए हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके ये स्टेप परफॉर्म करवा दूँ। सिंगा प्लीज आल्सो कंफर्म। Yes, sir. हैव यू डन? Yes, I have opened a new project. ओके। अच्छा, प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ से कंफर्म करना है कि जो आपने फोल्डर बनाया है क्या वो डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। मेरे पास तो ये देखें, ये अवेलेबल है, बैच 116। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ यस। आप भी कंफर्म कर लें। Yes, sir. अगर Hmm. फोल्ड इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक आर का प्रोजेक्ट मिलेगा, आर की प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी। Yes, sir. ओके। अब आप आ जाएं दोबारा आर पे। अब चेक करें आप आर पे कि आपको यहाँ पे बैच 116 शो हो रहा है। ठीक है, शो हो रहा होगा। और 3 स्क्रीन शो हो रही हैं। आपने अगेन ये मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करना है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन पे। आपके पास अगेन 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इन 4 स्क्रीन का साइज इक्वल हो। ओके, यहाँ तक डन हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैकेज क्या है, व्हाट इज पैकेज, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। सोहेब अहमद साहब या मुजम्मिल सईद साहब, काइंडली एक पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। जी सर। ओके, मुजम्मिल सईद साहब, सर मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा छोटे छोटे, तो आपने जी उसका जी। रिस्पॉन्स करना है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये पैकेज क्या होते हैं। क्लियर है? जी। ओके, अगर आपको पैकेज की समझ आ गई ना तो आप ये समझें कि आपको आर की सारी वर्किंग समझ आ गई कि आर वर्क कैसे करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर ओके। आप पहले आप मुझे अपना फील्ड ऑफ स्टडी बताइएगा। सप्लाई चेन। सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में आप क्या करते हैं? सप्लाई चेन इन व्हाट सेंस आई लाइक रिसर्च के हवाले से बात कर रहे हैं। रिसर्च के वाले से या जर्नल, किस फील्ड से रिलेटेड है ये? ये मैनेजमेंट की एक सब फील्ड है। ठीक है। लाइक ऑपरेशन के बारे में सुना होगा। ठीक प्रोडक्ट है, बिल्कुल। की मूवमेंट होती है, लॉजिस्टिक उसमें है, इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। वेयर हाउसिंग होती है। ठीक है। चले मैं तो आपको ना इसके आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ कि पैकेज क्या होते हैं। हम्म। फर्ज करते हैं कि आप ना पीएचडी कर रहे हैं और ये साथ आपके सुपरवाइज़र आपके बैठे हुए हैं और आपका ना आज फर्स्ट डे है आपके डिपार्टमेंट में। आप कहीं नई जगह पे गए हैं, चाइना गए हैं, यूके गए हैं, या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी गए हैं जहाँ पे आपका आज फर्स्ट डे है। एक साइड ओके। पे आप बैठे हुए हैं, एक साइड पे आपके सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं। टेबल के ऊपर ना एक ग्लास पड़ा हुआ है। आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ऐसा करें मुजम्मिल साहब, इसका ना टेम्परेचर मैयर करके लाएं। पहला टास्क उन्होंने आपको दे दिया। इसका टेम्परेचर फाइंड करें। अब आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? थर्मामीटर से। थर्मामीटर, यानी देखें फ़ौरन आपके माइंड में टूल आ गया कि इसके लिए टूल कौन सा यूज़ होगा। थर्मामीटर।
अब आपने फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर यूज़ किया और टेम्परेचर मेजर किया और आपने सुपरवाइज़र को बता दिया कि इसका टेम्परेचर इतना है। अब वो आपको एक और टास्क दे देते हैं, टास्क 2। वो आपसे कहते हैं कि आप इसके ना पीएच फाइंड करें, पीएच मेजर करें। अब आप क्या करेंगे? हम्म ये किसी लेबोरेटरी के अंदर प्रोसेस होगा तो ही पता लगेगा। नहीं, देखें, जब आपसे कहा कि आप टेम्परेचर मेजर करें हम्म तो आपके जहन में फ़ौरन आ गया थर्मामीटर। अब उन्होंने कहा अब पीएच फाइंड करें, तो आपके जहन में फ़ौरन मशीन आनी चाहिए, कौन सी मशीन यूज़ होगी। नहीं, मुझे आइडिया अब नहीं है। आपके माइंड में उस मशीन का नाम नहीं आया, ठीक है। अब आप अपने सुपरवाइज़र से क्वेश्चन करेंगे कि सर इसके लिए कौन सा टूल यूज़ होगा। पहला क्वेश्चन आपने अपने सुपरवाइज़र से पूछा कि इसके लिए कौन सा टूल यूज़ होगा, क्योंकि अब आपको नहीं पता। जिस चीज़ का आपको पता था आपने वो परफॉर्म करके दे दिया। अब आपके सुपरवाइज़र आपको इसका नाम बताएंगे। वो आपसे कहेंगे कि आप ऐसा करें कि आप ना पीएच मीटर को यूज़ कर लें। पीएच मीटर आपको पीएच फाइंड करके दे देगा। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? क्योंकि पीएच मीटर तो आपने देखा ही नहीं होगा, आपकी फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे आप सर से? फिर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? नहीं, इस्तेमाल तो तब करेंगे जब वो आपको पता होगा कि ये कौन सी मशीन है, कहाँ पे पड़ी हुई है। जब वो आपके पास होगी, फिर अगला सवाल होगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद पहला क्वेश्चन लोकेशन। कि क्या ये हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, हम्म आप उसको यूज़ तभी कर पाएंगे अगर वो आपके ऑफिस में पीएच मीटर अवेलेबल है। अगर वो आपके ऑफिस में पीएच मीटर अवेलेबल नहीं है तो आपको बेशक उसके बारे में जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शन हो, आपको प्रोसीजर सारा आता हो, आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन हो उसके बारे में, आप उसको उसकी पीएच फाइंड नहीं कर सकते जब तक वो टूल आपके पास नहीं है। तो सही। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में जो फ़ौरन आना चाहिए, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी में आपका आंसर होगा या तो यस या आपका आंसर होगा नो। अब अवेलेबिलिटी भी आप पूछते हैं अपने सुपरवाइज़र से, सर क्या ये अवेलेबल है। अब वो तो आपको आंसर करेंगे या यस में कहेंगे या नो में कहेंगे, क्योंकि वो तो काफ़ी अर्से से डिपार्टमेंट में है। आपका आज फर्स्ट डे है डिपार्टमेंट में। तो वो आपसे कहते हैं कि मुज़म्मिल साहब ऐसा करें कि ये साथ ना एक लेबॉर्ट्री है साइंस की, आप लेबॉर्ट्री में चले जाएं और वहाँ पे जाके देखें, अगर अवेलेबल है तो आप पीएच फाइंड कर लें। अब फ़र्ज़ करते हैं कि आप ये जो चार स्क्रीन हमारे पास शो हो रही हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि जो फोर्थ स्क्रीन हमारे पास शो हो रही है ना, 1 2 3 4, ये 4 लैब्स हैं, 4 कमरे हैं लैब के। आप आते हैं लैब नंबर 1 में, यहाँ पे देखते हैं आपको कहीं पे भी कोई भी मशीन ऐसी नहीं मिलती जिसके ऊपर पीएच लिखा हुआ है। क्योंकि आपने ये देखी तो नहीं हुई, तो आप उसके ऊपर नाम दे के सर्च कर रहे हैं कि ये पीएच मीटर हो सकता है। आप दूसरी स्क्रीन पे आए हैं, दूसरे रूम में गए हैं, यहाँ पे आपने देखा कि पीएच मीटर कहीं पड़ा हुआ है, नहीं मिला आपको। तीसरे रूम में आए हैं, नहीं मिला। चौथे रूम में आए हैं, नहीं मिला। अब आपका आंसर है नो। अब आप क्या करेंगे? पीएच मशीन फाइंड करेंगे कहीं और हो। वो तो आपने फाइंड कर ली हर जगह पे। अब आप दोबारा अपने सुपरवाइज़र के पास वापस आएंगे और हम्म उससे पूछेंगे कि सर मैंने पीएच मीटर फाइंड किया लेकिन मुझे नहीं मिला, अब मैं क्या करूं। या तो वो आपका टास्क चेंज कर दें या आपको वो प्रॉपर गाइड करेंगे कि यहाँ पे पीएच मीटर पड़ा हुआ है। अब वो आपसे कहते हैं कि क्या आपने लैब अटेंडेंट से पूछा है या लैब सुपरवाइज़र जो होता है, ठीक है, उससे हम्म आपने पूछा है। अब आपने तो उससे नहीं पूछा, आप हम्म, खुद गए एक रूम में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और वहाँ पे देखा आपको पीएच मीटर नहीं मिला, वापस आ गए। आप कहते हैं जी नहीं, मैंने नहीं पूछा।
आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप जाएं लैब अटेंडेंट के पास, लैब अटेंडेंट से पूछें क्या पीएच मीटर हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। अब लैब अटेंडेंट के पास एक स्टॉक रजिस्टर होता है या उसके पास कंप्यूटर होता है जहाँ पे सारा रिकॉर्ड होता है। वो आपको रिकॉर्ड में चेक करके बताएगा यस या नो। वो भी आपको यस या नो की फॉर्म में आपको रिप्लाई करेगा। या तो वो कहेगा यस ये हमारे पास है, या वो आपसे कहेगा नो हमारे पास नहीं है। अब अगर वो आपको रिप्लाई करता है यस, फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, क्योंकि वो मीटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आप उस मशीन को ऑन करेंगे, टर्न ऑन। अगर वो आपको कहता है नो, इसका मतलब है कि वो डिवाइस आपके पास नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप आप पहले उस डिवाइस को अरेंज करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है आप उसको ऑन करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आप उसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद फिर आप उसको ऑन करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ऑन करने के बाद फिर आप उस पर वर्क करेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। अब फर्ज करते हैं कि आपका आंसर है नो। अब आप दोबारा वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, उनसे पूछते हैं सर मैंने जो है वो लैब सुपरवाइज़र से भी पूछा है, वो भी कहता है कि हमारी लैब के अंदर पीएच मीटर अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं कि आप एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें, राइट एप्लीकेशन टू एचओडी। एचओडी साहब ये आपको अरेंज करके देंगे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो। अगर आउट ऑफ कंट्री हैं तो वहाँ पे आई थिंक सुपरवाइज़र के पास सब कुछ होता है, वही आपको अरेंज करवा देते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पहले आपको अपने सुपरवाइज़र से रिकमेंड करा के एचओडी को भेजनी पड़ती है एप्लीकेशन। वो फिर आगे आपको इंस्ट्रूमेंट या टूल्स जो भी मशीनरी आपको रिक्वायर्ड होती है वो मंगवा के देते हैं, अरेंज करना। फर्ज करते हैं कि आपको एचओडी साहब जो है ना वो पीएच मीटर अरेंज करके दे देते हैं। अब आपका आंसर है यस। अब आप क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और इस पर वर्क करेंगे, और उसकी जो भी पीएच वैल्यू आएगी वो आप अपने सुपरवाइज़र को बता देंगे। एक छोटी सी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, और आर भी इसी स्टोरी पे वर्क करता है। अब मैं एक और एग्जांपल ऐड कर रहा हूँ। अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं मुजम्मिल साहब आपको टास्क 3 दे रहे हैं। वो कहते हैं ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं, इनको आपने प्रिंट करना है। अब आप क्या करेंगे? आर के थ्रू, लाइक प्रिंट की कमांड देनी है। वो आपसे कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हैं, उन्होंने आपको यूएसबी में कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, हम्म, ठीक है, या उन्होंने कुछ आपको पेज दिए हैं, वो कहते हैं इनको फोटो कॉपी करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? कि प्रिंटर अवेलेबल है। नहीं, हम्म, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कर दिया, क्योंकि अब आपको इसका आंसर पहले से पता था कि प्रिंटर यूज़ होगा। देखें, जब मैंने आपसे कहा कि आप इसकी पीएच फाइंड कर, इसका टेम्परेचर फाइंड करें, तो आपने फ़ौरन कहा थर्मामीटर। हम्म। जब मैंने आपसे कहा कि पीएच फाइंड करनी है, तो आपने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका आंसर आपके माइंड में नहीं था पहले क्वेश्चन का। इसलिए आपने पहला क्वेश्चन जो है वो, अब आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर था तो आपने पहला क्वेश्चन स्किप कर दिया। पहला क्वेश्चन ये कि इसके लिए टूल कौन सा यूज़ होगा। डॉक्यूमेंट की फाइल फॉर्मेट क्या है, यू मीन? नहीं नहीं, टूल कौन सा यूज़ होगा, यानी मशीन कौन सी यूज़ करेंगे फोटोकॉपी करने के लिए। आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे, आप अपनी कार यूज़ करेंगे, आप प्रिंटर यूज़ करेंगे, फोटोकॉपी मशीन यूज़ करेंगे, मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे। आप मशीन कौन सी यूज़ करेंगे? जिस तरह देखें, आपको जब कहा कि आप टेम्परेचर फाइंड करें, तो फ़ौरन थर्मामीटर मशीन का आपके जहन में आ गया। आपने ये नहीं कहा कि आप मैं अपने मोबाइल फ़ोन उसमें डिप करता हूँ और उसका टेम्परेचर फाइंड हो जाएगा। आपने कहा थर्मामीटर। तो पहला क्वेश्चन जब भी हमें कोई टास्क मिलता है डेली लाइफ में, तो अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि इसके लिए टूल कौन सा यूज़ होगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी हमारे माइंड में होते हैं, तो उसका आंसर हमारे माइंड में नहीं आ सॉरी क्वेश्चन माइंड में नहीं आता, आंसर आ जाता है फ़ौरन। अब कौन सा टूल यूज़ होगा इसके लिए? फ़ोटोकॉपी मशीन। अब सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, अवेलेबिलिटी। क्या ये अवेलेबल है? यहाँ पे हम्म। आपका आंसर होगा यस।
या आपका आंसर होगा नो। अगर आपका आंसर यस है, आप इस पे वर्क करेंगे, फोटोकॉपी करेंगे और अपने सुपरवाइजर को दे देंगे। अगर आपका आंसर नो है तो पहले आप इसको अरेंज करेंगे, फिर इस पे वर्क करेंगे। अब मैं एक और टास्क दे रहा हूँ। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आपके कोलीग हैं, उनका नाम है सुहेब अहमद, आज वो डिपार्टमेंट में नहीं आए, तो उनको कॉल करके बुलाएं। अब आप क्या करेंगे? थर्मामीटर यूज़ करेंगे, पीएच मीटर यूज़ करेंगे, या फोटोकॉपी मशीन यूज़ करेंगे? फोन। मोबाइल फ़ोन। देखिए अब आपके माइंड में फ़ौरन आंसर आ गया। इसका मतलब है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड है। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि सुहेब साहब को घर से लेके आएं। अब आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे? मोबाइल फ़ोन, कार, बाइक, या फोटोकॉपी कार भी हो मशीन? सकती है, बाइक भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, आप ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि उनको व्हाट्सएप पे बिठाएं और कहें जी मैंने उनको सेंड कर दिया ऑफिस। राइट। ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टूल। स्पेसिफिक टूल, इस पॉइंट पे मैं लेके आना चाह रहा हूँ, यानी हर काम करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक टूल रिक्वायर्ड है। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन लिखें। जब आपसे कहते हैं लिखें, तो आपके माइंड में फ़ौरन आप पूछने लग पड़ते हैं, या देखने जेब में हाथ लगाते हैं कि पेंसिल है मेरे पास। फिर आप पेज ढूंढते हैं। तो उसका मतलब है कि अब आपका टास्क है लिखना। तो लिखने के लिए जो टूल यूज़ हो रहा है वो पेंसिल और पेज है, वो आप फाइंड कर रहे होते हैं। फिर अवेलेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, जेब में हाथ लगा के जेब में अवेलेबल है या नहीं है। या फिर हम उसे, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम फिर किसी से मांग लेते हैं, किसी से अरेंज कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी रूटीन लाइफ में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड चीज़ें देखें, ये एक जनरल एग्जांपल थी। तो हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हमें किसी ना किसी मशीन का सहारा लेना पड़ता है। इवन कि अभी हम जूम पे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसमें भी हम बहुत सारे टूल यूज़ कर रहे हैं। हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, माइक यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा माउस यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो टूल्स वर्क के लिहाज से स्पेसिफिक हैं हमारी लाइफ में। इसी तरह आर में भी, जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए हमें एक टूल रिक्वायर्ड है। आर की ज़ुबान में उस टूल को हम कहते हैं पैकेज। तो पैकेज का मतलब क्या हुआ? मशीन। पैकेज का मतलब है टूल। पैकेज का मतलब है इंस्ट्रूमेंट। अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ की और आर की, तो हम जो पेंसिल यूज़ कर रहे हैं वो एक पैकेज है आर की ज़ुबान में। हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो एक पैकेज है आर की ज़ुबान में। हम अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, वो एक पैकेज है। हम एक जो है वो हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, वो एक पैकेज है। लेकिन आम जुबान में हम उन्हें कह रहे हैं मशीन है, टूल है, इंस्ट्रूमेंट्स है। पैकेज होपफुली क्लियर हो चुका होगा। अब ये आर में कैसे वर्क करता है, अब मैं आपको आर पे लेके आ रहा हूँ। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि मुजम्मिल साहब, आपके पास ना डेस्कटॉप पे एक डाटा पड़ा हुआ है, एक एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है। वो आपसे कहते हैं कि इस एक्सेल की फाइल को आर पे इंपोर्ट करें। इंपोर्ट एक्सेल फाइल इनटू आर। जी सर, अब आप क्या करेंगे? तो इसका प्रोसेस देखें, क्या प्रोसेस है इंपोर्ट करने नहीं, का। ये वही एग्जाम्पल है कि आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं कि सुहेब साहब को घर से उठा के यहाँ पे लेके आए। तो पहला क्वेश्चन कि तो आप आर ओपन कहाँ करेंगे, आर ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट कौन सी करेंगे। यूज़ करेंगे, गाड़ी कौन सी यूज़ करेंगे, टूल कौन सा यूज़ करेंगे? यानी सुहेब साहब को वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आप टूल कौन सा यूज़ करेंगे? अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आपने एक्सेल की फाइल को आर पे लेके आना है, ये आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, उसको आप आर पे लेके आएँ। तो पहला क्वेश्चन जो फ़ौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसके लिए टूल कौन सा यूज़ होगा। ये दो क्वेश्चन बेशक आप इनको नोट कर लें, हर एनालिसिस, हर स्टेप के साथ ये क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। टूल कौन सा यूज़ होगा, यानी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए टूल कौन सा यूज़ होगा। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसके ऊपर ग्राफ बनाएं। अब हमारा टास्क चेंज हो गया, टूल भी चेंज हम्म। होगा। जिस तरह आपके सुपरवाइजर ने कहा कि टेम्परेचर फाइंड करें,
आपके जहन में फ़ौरन थर्मामीटर आ गया। आपके सुपरवाइज़र ने कहा पीएच फाइंड करें, आपके माइंड में पीएच मीटर आ गया। आपके सुपरवाइज़र ने कहा कॉल करें, आपके माइंड में मोबाइल फ़ोन आ गया। इसी तरह आर पे भी हर काम करने के लिए डिफरेंट टूल हैं। अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ग्राफ बनाएं, तो आपके माइंड में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ग्राफ बनाने के लिए मैंने कौन सा टूल यूज़ करना है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए टूल अलग यूज़ होगा। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि मुजम्मिल साहब इस पे ना टी टेस्ट लगाएं, फ़ौरन आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि टी टेस्ट के लिए मैंने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। क्योंकि अब हम आर में बात कर रहे हैं, तो हम आर की ज़ुबान में बोलेंगे कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो मैं पहले पे वर्क करता हूँ अभी। आपके सुपरवाइज़र ने आपको टास्क दे दिया कि इंपोर्ट एक्सेल फाइल इनटू आर। आपने उनसे क्वेश्चन पूछा, अगर तो आपको इसका आंसर आता है तो आप इसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो फ़ौरन आप अपने सुपरवाइज़र से पूछेंगे कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। जिस तरह आपके माइंड में पीएच का नहीं था तो आपने कहा मुझे नहीं पता, फिर आपने अपने सुपरवाइज़र से पूछा, उन्होंने बताया कि पीएच मीटर यूज़ होगा। अब यहाँ पे जो पैकेज यूज़ होगा उसका नाम है रीड एक्सेल। तो रीड एक्सेल एक टूल है, एक मशीन है जो हमारी एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करने में मदद करता है। यानी हमारी जो एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, यूएसबी में, जहाँ पे भी पड़ी हुई है हमारे लैपटॉप में, वहाँ से हम उसको इंपोर्ट करके आर में लेके आने के लिए जो हम गाड़ी यूज़ करेंगे उसका नाम है रीड एक्सेल। क्लियर है जी मुजम्मिल साहब? जी जी क्लियर है। अब अगर आपके सुपरवाइज़र आपको कल कहते हैं कि मुजम्मिल साहब ये एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करें, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा रीड एक्सेल पैकेज यूज़ होगा। Yes. ठीक है। जिस तरह अब आपके माइंड में आ गया कि पीएच फाइंड करने के लिए पीएच मीटर यूज़ होगा। अब आपके सुपरवाइज़र ने आपको कहा कि फ़ाइल इंपोर्ट करें, आपके माइंड में फ़ौरन आ गया कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा। इसका आंसर है रीड एक्सेल। अब दूसरा क्वेश्चन, अब चूंकि हमने इस मशीन पे वर्क करना है, तो पहले हमने ये चेक करना है क्या ये अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी। दो क्वेश्चन आपने लाजमी पहले सॉल्व करने हैं, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। पहला क्वेश्चन टूल कौन सा यूज़ होगा, दूसरा क्वेश्चन अवेलेबिलिटी। अब सेम उसी तरह जिस तरह आपने पीएच मीटर के लिए अपने सुपरवाइज़र से पूछा था क्या ये हमारी लैब में अवेलेबल है, उन्होंने आपसे कहा कि न आप जाएं लैब में विज़िट करें, देखें, आपको आइडिया होगा अवेलेबल है या नहीं। ठीक है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा अपने सुपरवाइज़र से कि सर रीड एक्सेल हमारी आर प्रोग्रामिंग में या आर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है या नहीं। तो अवेलेबिलिटी में आपका आंसर होगा यस या आपका आंसर होगा नो। जी सर, चेक करें कहीं पे आपको रीड एक्सेल का बटन नज़र आया? सारे विजिट करें 4 स्क्रीन्स, देखें कहीं पे आपको नज़र आ रहा रीड एक्सेल का बटन? तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली देखें कहीं पे बटन नज़र आ रहा है आपको रीड एक्सेल का? अगर शो हो रहा है तो यस टाइप कर दे, अगर नहीं शो हो रहा तो नो टाइप करें। ओके, नहीं शो हो रहा। अब नेक्स्ट स्टेप है, यानी आप अपनी लैब में गए, वही स्टेप मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। आपके सुपरवाइज़र ने कहा कि पीएच मीटर लैब के अंदर देख के आए। अब उन्होंने कहा कि रीड एक्सेल लैब के अंदर देख के आए। आपके पास 4 लैब्स हैं, स्क्रीन नंबर 1 2 3 4। आपने 4 लैब्स में देखा, आपको पीएच मीटर नहीं मिला, आपको रीड एक्सेल नहीं मिला। अब वापस आ गए आप अपने सुपरवाइज़र के पास। आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि क्या आपने लैब अटेंडेंट से पूछा है? आपका आंसर है नो। आपने तो खुद यहाँ पे सर्च किया, लैब अटेंडेंट से तो नहीं पूछा। वो कहते हैं कि ऐसा करें कि आप लैब अटेंडेंट से पूछें। अब आपने आना है स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे ये लैब अटेंडेंट का ऑफिस है, स्क्रीन नंबर 4। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है पैकेजेस का। ये जो पैकेजेस का बटन है ना, ये लैब अटेंडेंट का रजिस्टर है। यहाँ पे तमाम टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जिस तरह लैब में या ऑफिस में एक जो क्लर्क होता है उसका एक स्टॉक रजिस्टर होता है जिसके ऊपर तमाम डिपार्टमेंट की चीज़ों की लिस्ट होती है। इसी तरह आर में भी ये जो पैकेज है, फर्ज करते हैं कि ये हमारा जो है वो एक स्टॉक रजिस्टर है।
और यहाँ पे राइट साइड पे ये जो सर्च बॉक्स है ना, ये लैब अटेंडेंट बैठा हुआ है या क्लर्क बैठा हुआ है। आप पैकेज पे क्लिक करें, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये तमाम पैकेजेस, तमाम मशीनरीज, तमाम टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है रीड एक्सेल। तो हम लैब अटेंडेंट से पूछते हैं, ये जो सर्च बार है ना, ये लैब अटेंडेंट है, इससे हम पूछ लेते हैं रीड एक्सेल। मुझे तो ये शो कर रहा है, देखें यहाँ पे रीड एक्सेल। आप लोग भी कंफर्म करें। मेरे पास आंसर है यस। आपके पास अगर शो हो रहा है यहाँ पे तो यस, और अगर नहीं शो हो रहा तो नो। रीड एक्सेल टाइप करें स्क्रीन नंबर 4 में, और यहाँ पे आपके पास रीड एक्सेल शो होगा अगर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो ब्लैंक स्क्रीन शो होगी। सब लोग कंफर्म कीजिएगा यस या नो। ओके। अब कुछ पार्टिसिपेंट का आंसर यस है और कुछ का नो है। जिनका आंसर यस है वो इसको ऑन करेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे आ गए अवेलेबिलिटी में। अवेलेबिलिटी में दो तरह के हमारे पास आंसर हैं, या तो यस या नो। अगर आपका आंसर यस है तो आप इसको ऑन करेंगे, क्योंकि ये मशीन है। टर्न ऑन, और फिर आप इस पर वर्क करेंगे। और अगर आपका आंसर है नो, फिर आप इसको पहले अरेंज करेंगे। अरेंज का मतलब है यहाँ पे हम इसको पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर हम इसको ऑन करेंगे, और फिर हम वर्क करेंगे। अब चूंकि हमारा आंसर है नो, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि सबका आंसर नो है। अब यहाँ पे अगर हमारा आंसर नो था पीएच मीटर के केस में, तो हमारे सुपरवाइज़र ने कहा कि आप एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें। अब हमारा यहाँ पे भी आंसर है नो। अब हमने एप्लीकेशन लिखनी है एचओडी साहब को। अब यहाँ पे साथ ही स्क्रीन नंबर 4 में एचओडी साहब का ऑफिस भी है। यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल का बटन नज़र आएगा। फ़र्ज़ करते हैं कि ये एचओडी साहब का ऑफिस है, इंस्टॉल का बटन। आजकल आपने देखा होगा कि हमें लैब्स में या ऑफिस में जो कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उस फॉर्म में हमने जो हमें रिक्वायर्ड केमिकल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट देनी होती है, या उस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे, तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सब लोग इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 4 में, पैकेज की हेडिंग के साथ। आपके पास ये पेज अपीयर हो रहा है, काइंडली कंफर्म कर लें। अगर हो रहा है तो यस टाइप करें। ओके। अच्छा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम। इंस्टॉल फ्रॉम का मतलब ये है कि आप किस कंपनी से ये प्रोडक्ट मंगाना चाह रहे हैं। मसलन आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि पीएच मीटर मंगवाना है, तो आपके एचओडी साहब पूछते हैं कि आप कौन सी कंपनी से मंगवा रहे हैं। ये भी आपने एचओडी पे छोड़ देना है, जिस मर्ज़ी कंपनी से मंगवाएं। तो इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पैकेज रेपोजिटरी क्रैन सेलेक्टेड है। ये जो पैकेज रेपोजिटरी क्रैन है ना, ये वेबसाइट है जहाँ से हमने आर को इंस्टॉल किया था, आर क्रैन की वेबसाइट। आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में हमने आर को इंस्टॉल किया था, ये वही वेबसाइट है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये ब्लैंक है। यहाँ पे आपने ना पैकेज का नाम टाइप करना है जो आपको रिक्वायर्ड है। तो हमें रिक्वायर्ड है रीड एक्सेल। जैसे आप रीड टाइप करेंगे, एक्सेल आपको सुजेशन शो होगी। तो आपने हमेशा जब भी पैकेज यूज़ करना है तो आपने ये सुजेशन से सिलेक्ट करना है, रीड एक्सेल। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, आप इंस्टॉल कहाँ पे करना चाह रहे हैं। यानी ये वही एग्जांपल आ गई कि आपके एचओडी साहब आपसे पूछते हैं कि पीएच मीटर कौन सी कंपनी का मंगवाना है। मंगवाने के बाद इसको आपने लैब नंबर 1 में रखना है, 2 में रखना है, 3 में रखना है, 4 में रखना है। तो वो भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है कि एचओडी साहब की मर्ज़ी, जहाँ पे मर्ज़ी रखें। तो ये सी का मतलब यही है कि पैकेज को डाउनलोड करने के बाद आप अपने पीसी में इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव सेलेक्ट है, यानी ये वही ड्राइव, वही लोकेशन सेलेक्ट है जहाँ पे आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपने इस लोकेशन को चेंज नहीं करना।
उसके बाद लास्ट है डिपेंडेंसी, इंस्टॉल डिपेंडेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम समझ लेते हैं डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। मुजम्मिल साहब माइक ओपन कीजिएगा। जी। डिपेंडेंसी का आइडिया है आपको कोई थोड़ा बहुत? नहीं सर। नहीं है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये पैकेज है, एक मशीन है, एक टूल है, ठीक है। डिपेंडेंसी का मतलब है एक्सेसरीज। आपका जो चार्जर है वो डिपेंडेंसी है मोबाइल फ़ोन की। आपकी जो सिम है वो डिपेंडेंसी है। आपने प्रोटेक्टर लगाया हुआ है वो डिपेंडेंसी है। आपने कवर लगाया हुआ है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, वो डिपेंडेंसी है। क्लियर हो गया? जी। यानी मोबाइल फ़ोन पैकेज। अब मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए कुछ चीज़ें भी आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। मसलन आप कहते हैं कि मैं मोबाइल फ़ोन को सिम के बगैर यूज़ कर लूँगा, वो तो यूज़ हो जाता है। लेकिन कुछ स्टेप पे आपको सिम की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहीं पे कॉल करना चाह रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ पे आपको सिम की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो आपको सिम परचेज़ करके उसमें डालना पड़ेगी। आप कहते हैं मैं ना, चार्जर नहीं मुझे रिक्वायर्ड, मैंने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, उसकी बैटरी फुल है। जब उसकी बैटरी एंड होगी तो आपको मोबाइल फ़ोन चार्जर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको साथ साथ परचेज़ करना पड़ेंगी। तो आप कहते हैं कि बेहतर है कि मैं तमाम इसकी जो एक्सेसरीज़ हैं वो एक ही साथ परचेज़ कर लूँ। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। डिपेंडेंसी का मतलब है एक्सेसरीज। रीड एक्सेल मशीन है। अब इस मशीन को चलाने के लिए भी हमें चार्जर रिक्वायर्ड है, सिम रिक्वायर्ड है, हेडफोन रिक्वायर्ड है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सेसरीज हैं इसकी। तो आर की ज़ुबान में उसे कहते हैं डिपेंडेंसीज। क्लियर हो गया सबको? डिपेंडेंसी का मतलब है एक्सेसरीज। ओके। अच्छा, आपने ना यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो टिक कर दें, अगर नहीं करना चाह रहे तो अनटिक कर दें। जब आप इसको अनटिक करेंगे ना, तो ये सिर्फ आपका मोबाइल फ़ोन परचेज करके देगा। मोबाइल फ़ोन आपको ला के देगा, पैकेज ला के देगा। चार्जर भी नहीं ला के देगा, सिम भी नहीं ला के देगा, कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। तो वो जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको हर बार वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी साथ। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं कि हमें डिपेंडेंसी भी रिक्वायर्ड है, तो वो तमाम टूल्स आपको जो रिक्वायर्ड हैं रीड एक्सेल की वर्क करने के लिए, वो भी आपको इंस्टॉल करके देगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल डिपेंडेंसी पे, और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन नंबर 2 पे एक रेड डॉट शो होगा। ये देखिए मेरे पास शो हो रहा है रेड डॉट। रेड डॉट शो होने का मतलब ये है कि अब आर आपका वर्क कर रहा है, आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना। जब तक रेड डॉट शो हो रहा है, आपने आर के ऊपर कोई भी काम नहीं करना, आपने उसका वेट करना है। जैसे रेड डॉट डिसअपियर होगा, अब देखें यहाँ पे कुछ लाइंस शो हुई हैं, इंस्टॉल पैकेज इनटू, फिर ये कुछ और लाइंस आ गई हैं। एंड पे उसने एक मैसेज दिया है, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। ये मैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाले मैसेज आपके लिए नहीं है। वो जो वर्क कर रहा है वो उसी को टाइप कर रहा है। तो आपने ये लास्ट मैसेज रीड करना है। यहाँ पे होगा या तो फेल हो चुके हैं या सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। तो अगर आ रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड और अनपैक्ड, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास ये स्क्रीन नंबर 4 में अवेलेबल है। तो मेरे पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। मे बी आपके पास ये थोड़ा सा टाइम लगाए, क्योंकि मेरे पास इसकी एक्सेसरीज ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो उसने मुझे सिर्फ रीड एक्सेल ही इंस्टॉल करके दिया, लेकिन मे बी आपकी तरफ ये कुछ और टूल भी साथ इंस्टॉल करके दे। मेरे पास ये हो चुके हैं, आप भी कंफर्म कर लें। ओके। अब हमारा मेन टास्क था, हमारे सुपरवाइज़र ने जो मैं टास्क दिया था वो ये था कि इंपोर्ट एक्सेल फाइल इनटू आर। ये टास्क है हमारा। मुजम्मिल साहब, आपके पास ये पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसको दोबारा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। आप नो पे क्लिक कर दें। अच्छा, अब इंपोर्ट करने के लिए पैकेज कौन सा रिक्वायर्ड है? रीड एक्सेल। क्या वो अवेलेबल है? यस। दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। अब हमारा आंसर आ गया। पहला पहला है रीड एक्सेल पैकेज का नाम,
दूसरा, अवेलेबिलिटी में हमारा आंसर है यस। अब अगर आपका आंसर है यस तो फिर आपने इसको ऑन करना है, टर्न ऑन। अब अगर आप स्क्रीन नंबर 4 देखें तो यहाँ पे आपको रीड एक्सेल शो हो रहा है। रीड एक्सेल के साथ एक बॉक्स शो हो रहा है। ये बॉक्स अभी एम्प्टी है, इसमें कोई टिक कोई क्रॉस मार्क नहीं शो हो रहा। अब हमने इसको ऑन करना, आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्क्रिप्ट राइट करके ऑन करना सीखते हैं। यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, ये देखें, जैसे आप लाइब्रेरी टाइप करेंगे ये आपको गाइडलाइन, हेल्प, सब कुछ साथ साथ प्रोवाइड करता जाएगा। ब्रैकेट्स भी ओपन करके दे दिए। लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन। जिस तरह पैकेज का मतलब है मशीन, आर चूंकि एक लैंग्वेज है, लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन या एक्टिवेट करना। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, जिस पैकेज को, जिस मशीन को हमने ऑन करना है उसका नाम टाइप करेंगे, रीड एक्स एल। सब लोग इसको टाइप करें और कहीं पे भी क्लिक कर दें इस लाइन में और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे आपके पास यहाँ पे देखें स्क्रीन नंबर 4 में टिक मार्क शो हो गया है। मैंने इसको सक्सेसफुली टर्न ऑन कर लिया। सब लोग कंफर्म करें, डन हो चुके। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है इस पे वर्क करना। तमाम चीज़ें अब हमारे पास अवेलेबल हैं। अब मैंने इस पे वर्क करना है। अब आपने आना है स्क्रीन नंबर 3 में। मैं आपके साथ एक फ़ाइल शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उस फाइल को डाउनलोड करें और जो आपका फोल्डर बना हुआ है वर्किंग डायरेक्टरी फोल्डर, उसमें सेव कर लें। एक फाइकस के नाम से मैंने एक जर्नल फाइल शेयर की है। शुरू वाली क्लासेस में हम सब लोग इसी पे वर्क करेंगे। यानी आर की जो गाड़ी है ना, इसको हम छोटे से ग्राउंड में चलाना सीखेंगे। तो उस ग्राउंड का नाम है फाइकस, यानी इस फाइल के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जैसे ही आप 4 स्किल सीख लेंगे, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और स्क्रिप्ट को जनरेट करना, फिर मैं आपको अलो करूँगा कि अब आप लोग अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा यूज़ करें और उस पर वर्क करें। तमाम पार्टिसिपेंट इस फाइल को डाउनलोड कर लें। ये व्हाट्सएप ग्रुप में है, ये डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। आप इसको यहाँ से फोल्डर नेम 116 बता दें। बैच 16, ये 116 और सेव कर लें। अब आपकी ये फाइकस वाली फाइल बैच 116 का जो आपने फोल्डर बनाया था वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तमाम पार्टिसिपेंट इस फाइल को डाउनलोड कर लें और कंफर्म कर दें मुझे। सर ये एक दफा दोबारा बताएंगे कहाँ से किया ये? व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप? आ गए व्हाट्सएप ग्रुप में? आपके कंप्यूटर के ऊपर व्हाट्सएप ओपन है? हेलो सर, माइक ओपन कीजिएगा। जी मेरे पास व्हाट्सएप ओपन है। यहाँ पे आपको फाइल शो हो रही है ना ग्रुप में, जी फाइकस के जी। नेम से। इसके ऊपर ये एक बटन बना हुआ डाउनलोड का, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे
तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। तो लोकेशन में आपने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जो वर्किंग डायरेक्टरी है। 116। जी जी। जब आप इसको 116 में सेव करेंगे तो ये आपको आर में भी फाइल शो होगी स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको एक फाइल का बटन नज़र आ रहा है, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास हाँ, फाइकस वाली फाइल अपीयर हो रही है। ओके। सब लोग स्क्रीन नंबर 4 पे फाइल के बटन पे क्लिक करें। फाइल है, प्लॉट है, पैकेज है, फर्स्ट जो बटन है वो फाइल का है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने आना है स्क्रीन नंबर 3 पे, क्योंकि हमारा जो डाटा होता है वो स्क्रीन नंबर 3 में हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है, इम्पोर्ट डाटा सेट। इम्पोर्ट डाटा सेट पे आपने क्लिक करना है। ये आपको मल्टीपल ऑप्शन अब दे रहा है, फ्रॉम टेक्स्ट रीडर, फ्रॉम एक्सेल। अब चूंकि हमारे पास जो फाइल है वो एक्सेल की फाइल है, तो हमने यहाँ से इसको चूज़ करना है फ्रॉम एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल सेलेक्ट करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास एक मैसेज अपीयर होगा कि पैकेज आर सी सी पी इज़ मिसिंग। या ये वाला पेज ओपन होगा या आपके पास वार्निंग मैसेज होगा या इंस्टॉलेशन का मैसेज होगा, नीचे लिखा होगा येस या नो। अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आ रहा है तो आपने यहाँ पे टाइप करना है, सॉरी क्लिक करना है येस पे। और अगर आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही है तो आपने ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है। ये आपको ले जाएगा आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में, यहाँ से आपने फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करना है, फाइल अपीयर होगी और इसको इंपोर्ट कर लेना है। मेरे Sir, पास can फाइल। you show again? Like when we are clicking on import data set, there is यस, some option like यस, from text select from Excel. Excel. Okay. It will give you a page, import data set like this. ये पेज शो हो गया आपके पास। Yes. ओके, यहाँ पे ब्राउज का बटन है, ब्राउज के बटन पे आपने क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा, आपको वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में ले आएगा, यहाँ से आपने फाइकस वाली फाइल को चूज करना है और इंपोर्ट पे क्लिक कर दें। अब आपके पास डाटा स्क्रीन नंबर 1 में भी शो हो रहा है, स्क्रीन नंबर 3 में भी शो हो रहा है। तो हम स्क्रीन नंबर 1 से इसको डिलीट कर देंगे। ये क्रॉस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमें डाटा रिक्वायर्ड है स्क्रीन नंबर 3 में। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, आपके पास डाटा इंपोर्ट हो चुके हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क करेंगे कि बेसिक ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो टास्क होगा वो ग्राफ, और उसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कल की क्लास का, वो हम सीखेंगे कि आर का स्क्रिप्ट लिखा कैसे जाता है, उसको पढ़ा कैसे जाता है, यानी उसकी रीडिंग, राइटिंग। और प्रैक्टिस हम करेंगे ग्राफ बनाने की। तो कल अगेन जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा अगेन फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, क्या ये पैकेज अवेलेबल है। पहले हम पैकेज पे वर्क करेंगे, उस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। No. जी सर। Sir, when I installed the Read Excel, there was a message like warning, RTool is required to build R package, but it's not currently installed. Please download, install यस, appropriate version of. क्लिक ऑन यस। Okay, but this नो, is in the शेयर योर स्क्रीन cons. प्लीज, शेयर योर स्क्रीन। Yeah, I'm sharing my screen. अगेन शेयर प्लीज।
please give me your permission. It's I have asking allowed you. Allowed you. Okay, okay. Sir, in the left side at the Okay, there is no issue of this warning message. You need to read last line of the script. This message is for our programming, not for us. For us, the message is at the end. Scroll down, come to end of this. Yes, this message is for you. Package read Excel successfully unpacked. The above okay, messages okay. are not for you. When you try to install, first R send a message to its CPU or processing unit or engine. Engine will work and R deals wording R automatically ask question and then resolve answer, find answer, and then we'll get or download uh, package from different sites. So last message is for you. Okay, warning message is not for you. Sir, when is the next class? What is the time of the next Tomorrow, class? tomorrow at same time. Tomorrow. Sir, I'm also interested to join in the Python programming with AI because Okay, I need to learn all of the skills, software related to research. I'm very interested. So okay. I think those there is some language barrier, though it is Urdu, but it's no problem for me. I can manage, but I also want to join. I am going to two courses. One is in English medium, which will be live as our ARP classes, and which is in Urdu. Urdu will be recorded course. But sir, the Python course is it already recorded, right? It's not a Yes, live class. yes. But my suggestion, first complete your R programming. When you learn R about 7 to 8 days of classes, then Python will be very easy for you. But yes, this is recorded class. I think I can buy it now. Then I can Yes, you watch can watch. the. Yes, yes. You can watch when you found time or after 8 or 9 days. But Okay. you already mentioned that there is a demo class of Python, Yeah, yes, right? Python demo. Today is the Python demo class. What is the time, sir? Time according to Bangladesh 7:30, 7:30. Okay, okay. I and will according to join. Pakistan 6:30. 30. Okay, sir. Okay, sir. Thank Okay. you so Thank much. you. Okay, sir.